आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा गणेशोत्सव की भी है। गणेश चतुर्थी शनिवार को है, ऐसे में मुंबई समेत देश भर में खास तैयारियां की गई हैं। मुंबई में लाल बाग के राजा और जीएसबी मंडल पंडाल में भी बाप्पा की पहली झलक सामने आ चुकी है। गणेश चतुर्थी को लेकर श्रद्धालु काफी भक्तिमय माहौल में नजर आ रहे हैं। गणेशोत्सव में लोग गणपति को अपने घर लाते हैं, उन्हें विराजते हैं और फिर उनकी प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। कोई 1 दिन के लिए गणपति स्थापित करता है तो कोई 2 दिन या फिर पूरे 10 दिन। गणेश चतुर्थी को लेकर मिठाइयों का भी खास इंतजाम किया गया है। गणपति बाप्पा की पसंदीदा मिठाई मोदक है, लिहाजा मुंबई में एक से बढ़कर एक शानदार लड्डू बनाए गए हैं। उन्हें दुकानों में भी बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। उधर गुजरात की राजकोट में भी एक डेयरी ने भगवान गणेश के लिए 51 तरह के मोदक तैयार किए। साथ ही वहाँ 300 से ज्यादा प्रकार की मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। बताया गया कि इन्हें महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से भी काफी ऑर्डर आ रहे हैं। मुंबई में एक अनोखा पंडाल बनाया गया है। दरअसल वहां गणेशोत्सव पर उज्जैन की महाकाल नगरी तैयार की गई है। ये भव्य पंडाल मुंबई के राजा गणेश गली मंडल ने बनाया है, जिस पर काफी खर्च आया है। इस पंडाल में आपको महाकाल की बड़ी मूर्ति के भी दर्शन होंगे। पुणे के रांजणगांव शहर में भाद्रपद द्वार यात्रा उत्सव की काफी रौनक दिख रही है। इस मौके पर गणपति मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और एलईडी रोशनी से सजाया गया है। मंदिर परिसर की ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें मंदिर का पूरा मनमोहक दृश्य नजर आया। इस उत्सव के दौरान भक्त 4 दिनों तक प्यारे बाप्पा का जलाभिषेक करते हैं, उनके चरण छूकर, मूर्ति को हाथ लगाकर उनके दर्शन करते हैं। गणेश चतुर्थी से पहले बाजारों में गणपति की शानदार मूर्तियां दिख रही हैं। महाराष्ट्र के अकोला में भी बाप्पा की आकर्षक और अनोखी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। ये मूर्तियां भक्तों को अपनी तरफ खींच रही हैं। ये 6 इंच से लेकर 10 से 12 फीट तक की उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत 500 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में खाटू श्याम मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। साथ ही रक्षा मंत्री ने वहां भगवान खाटू श्याम की आरती भी उतारी। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर बिहार के मुजफ्फरपुर में करोड़ों की लागत से खेत में बने अस्पताल से जुड़ी है। बिहार में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। अररिया में खेत में पुल बनाने के बाद अब खेत में 30 बेड वाला हॉस्पिटल का मामला सामने आया। और खास बात यह है कि जब स्वास्थ्य विभाग ने से इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई तो विभाग वालों ने ही उल्टा सवाल पूछ लिया कि वहां अस्पताल कब बना, जबकि मुजफ्फरपुर में 15 साल पहले इस अस्पताल का कंस्ट्रक्शन किया गया था, जो उद्घाटन के इंतजार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ऐसे में जरूरी है कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। बिहार के मुजफ्फरपुर में करोड़ों की लागत से खेत में बने अस्पताल का मामला सामने आया है। लेकिन हैरानी की बात ये भी है कि ये सरकारी अस्पताल उद्घाटन के बिना ही भूत बंगले में तब्दील हो गया और खंडहर बन गया। इससे पहले बिहार के ही अररिया जिले में बीते दिनों खेत में पुल निर्माण की खबर खूब वायरल हुई थी, जहाँ एक गाँव के खेत में पुल का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन पुल पर चढ़ने के रास्ते का ही नहीं पता था। मुजफ्फरपुर में बने इस अस्पताल तक अगर आपको पहुंचना है तो खेतों और घनी झाड़ियों के बीच से गुजरना होगा, क्योंकि ये अस्पताल उद्घाटन से पहले ही भूत बंगला बन चुका है। गुड न्यूज टुडे के संवाददाता ने जब इसकी पड़ताल करनी चाहिए तो उन्हें यहाँ पहुँचने के लिए भारी मुसीबतें झेलनी पड़ी।
इस अस्पताल तक पहुंचने के लिए वो टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए खेतों में उगी इन झाड़ियों को अपने दोनों हाथों से हटाते हुए रास्ता बनाकर आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार जब वो इस अस्पताल तक पहुंचे तो मंजर जो दिखा वो हैरान करने वाला था। इस वक्त हम किसी हॉन्टेड बिल्डिंग में नहीं बल्कि बिहार सरकार के बनाए हुए अस्पताल में हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इस बिल्डिंग को टेक ओवर भी नहीं किया और 5 करोड़ की लागत से चांदपुरा गांव में 6 एकड़ में बना है स्वास्थ्य विभाग का अस्पताल अब हॉन्टेड बिल्डिंग यानी भूतिया बंगला बन चुका है। इसमें आने से डर लगता है। पहले तो काफी ज्यादा जंगल है जिसको पार करके इसके अंदर आना पड़ता है और अंदर आइएगा तो हॉरर फिल्म के तरह पूरा खिड़की दरवाजा टूटा हुआ नजर आएगा। काफी कचरा कूड़ा बिगा हुआ, जबकि काफी बेहतरीन और शानदार तरीके से 5 करोड़ की लागत से 15 साल पहले इस भवन का निर्माण हुआ था। 30 बेड का ये भवन है। आप देख सकते हैं रिसेप्शन, पूछताछ कक्ष और तमाम जो अस्पताल में सुविधा होनी चाहिए आधुनिक सुविधा से लैस ये बिल्डिंग बनाई गई थी। इसमें कई कमरे थे और 30 बेड का था। जानकारी के मुताबिक जिले के पारू प्रखंड के सरैया पंचायत चांदपुरा में 6 एकड़ के प्लॉट में बना 30 बेड का ये सरकारी अस्पताल आधुनिक उपकरण से लैस था। साल 2015 से लेकर आज तक स्वास्थ्य विभाग ने इसे टेक ओवर ही नहीं किया। इस अस्पताल में आज तक एक भी मरीज का इलाज नहीं हुआ। साथ ही इस अस्पताल की सबसे दिलचस्प बात ये कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं है। जब ये सवाल मुजफ्फरपुर की एसडीएम श्रेया श्री से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुन लीजिए। जो आप मामला बता रहे हैं गंभीर मामला है। अभी इसकी पूरी जानकारी शुरू से अंत तक की मेरे पास है नहीं। वर्तमान में जिला पदाधिकारी द्वारा इस पे जांच गठित की गई है। सिविल सर्जन जो संबद्ध पीएचसी के एमओआईसी हैं, अंचल अधिकारी, इन सबके द्वारा अपने अपने स्तर पर इससे संबंधित जांच की जा रही है। सुना आपने, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। प्रशासन को भी इस अस्पताल की कोई जानकारी नहीं है। कहने का मतलब ये कि जनता के पैसे से बना ये 5 करोड़ का अस्पताल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जबकि 15 साल पहले ये सरकारी अस्पताल बनकर तैयार हुआ था। अब हालात ये हैं कि अस्पताल की खिड़की, चौखट, दरवाजे, ग्रिल, गेट, अलमारी, बिजली की वायरिंग समेत दूसरी तमाम चीजों को चोर ले जा चुके हैं। अस्पताल अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। 30 बेड वाले इस अस्पताल को बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया था और अस्पताल के पास ही स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवास और बगल की बिल्डिंग में जांच केंद्र भवन बना था। लेकिन अब मंजर बदल चुका है। अस्पताल से स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बनाए गए भवन तक पहुंचना बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके चारों तरफ इतनी घनी झाड़ियां हैं कि वहां तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल है। चूंकि सरैया प्रखंड के सरैया पंचायत के चांदपुरा गांव है और काफी सुदूर इलाका है। जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पर है और 6 एकड़ जमीन के रकबे में इसका निर्माण हुआ था। 5 करोड़ की लागत 15 साल पहले लगी थी, यानी आज वो बढ़ जाएगी। टाइल्स मोज़ेक किया हुआ है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को रहने के लिए जो उनका आवास था वह भी था कि इस अस्पताल में जो स्वास्थ्य कर्मी काम करेंगे उनके रहने के लिए आवास की भी व्यवस्था की थी। स्वास्थ्य कर्मियों के रहने की आवास है। इस अस्पताल में तो खतरों के साथ हम आ गए, लेकिन उसमें जाने की कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि काफी जंगल है और पूरी बिल्डिंग को स्थानीय चोरों द्वारा तहस नहस कर दिया गया है। ग्रिल, खिड़की, दरवाजे तक तोड़ दिए गए हैं। टाइल्स वगैरह भी फोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं काफी डरावना दृश्य हो चुका है। जबकि जब बना होगा तो उस समय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बना होगा। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये अस्पताल बेहद भव्य तरीके से बनाया गया था, लेकिन अब ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। कैसे कब बना था? सर क्या रही होगी उस समय? मेरी उम्र वही 15 साल रही होगी। 15? हाँ, 10 से 15 साल, 10 से 15 के बीच में रही होगी। हम लोग यहाँ खेलने आते थे। ये बगल में फील्ड है, यहाँ पे बगल में। आज तो काफी कठिनाई से हम लोग अंदर आ पाए। हाँ सर, तो ये जिस टाइम बना था उस समय मतलब बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा, सुपर से भी ऊपर था ये चीज। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ की आबादी करीब 1 लाख है और जब ये अस्पताल बन रहा था तो इसकी भव्यता देखकर ही आसपास के लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब बेहतर इलाज के लिए उनको 50 किलोमीटर दूर शहर तक जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अस्पताल इतना भव्य बनने के बाद भी चालू नहीं हुआ। अस्पताल के आसपास काफी जंगल हो गया है। इसकी वजह से गांव वाले यहाँ आने से डरते हैं।
बाढ़ प्रभावित इलाका होने के कारण यहाँ के लोगों को इलाज के लिए शहर जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लिहाजा जब ये मामला सामने आया तो प्रशासन में हड़कंप मच गया और मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने इसकी जांच के लिए टीम का गठन कर दिया। मगर सवाल है कि 15 साल पहले बने इस अस्पताल की जानकारी ही जब किसी को नहीं थी तो जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी? ये सच किसी से छिपा नहीं है। भवतः जो भवन निर्माण निगम के अभियंता ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें 50 लाख की लगभग की योजना थी और ये हस्तगत नहीं हो पाई, जैसा भवन निर्माण निगम के डिप्टी जीएम का कहना है। और वो किस कारण से हस्तगत नहीं हो पाया, इस संबंध में हम लोगों ने सिविल सर्जन से भी पूछा है, विभाग को भी हम लोग अवगत करा रहे हैं और विभाग से हम लोगों का यही अनुरोध होगा कि उसकी मरम्मती करा के उसमें मैन पावर, मेडिकल पर्सनल की प्रतिनियुक्ति करा करके उसको जल्द से जल्द चालू करवा दिया जाए। ऐसे में जरूरी है कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की ईडी कस्टडी 9 सितंबर तक बढ़ी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद जम्मू पहुंचे। उन्होंने पार्टी के 25 संकल्प गिनाए। इसमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर से आतंकवाद और अलगाववाद को पूरी तरह से खत्म कर विकास में सबसे आगे लाने का वादा भी शामिल है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 मुफ्त सिलेंडर और भूमिहीनों को जमीन देने का भी वादा किया गया। इस दौरान अमित शाह ने ये भी कहा कि आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है। मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम अब कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे ले जाने के लिए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। साल 2022 में हिंदू देवी देवताओं पर दिए बयान को लेकर वो विवादों में आए थे, फिर उन्हें दिल्ली सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। कोलकाता केस में गिरफ्तार आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल पर सीबीआई के बाद अब ईडी का भी शिकंजा कस गया। ईडी ने संदीप घोष के 6 ठिकानों पर छापे मारे। उन पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों पर ये एक्शन लिया गया। इतना ही नहीं, ईडी ने संदीप घोष के करीबी माने जाने वाले प्रसून चटर्जी को भी उनके आवास से हिरासत में ले लिया। इस बीच संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिला। अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। संदीप घोष ने अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी का मामला सीबीआई को सौंपने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ के बीच नेवी ने भी राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया। उसने प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट्स गिराए, साथ ही वहां पीने के पानी की बोतल्स भी फेंकी। इसके अलावा उसने कई लोगों को रेस्क्यू भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपने आवास पर टीचर्स से मुलाकात की। दरअसल एक दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर 82 शिक्षकों को सम्मानित किया था। अब इन शिक्षकों से पीएम मिले और शिक्षा के क्षेत्र को और बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उलटफेर जारी है। आज रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। विनेश का जुलाना सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, तो वहीं बजरंग के भी चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। वहीं बीजेपी रूठों को मनाने में जुटी हुई है, क्योंकि एक साथ कई नेता टिकट न मिलने से नाराज हैं, तो कुछ पार्टी को अलविदा भी कह चुके हैं। और हरियाणा कांग्रेस में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से पहले खींचतान जारी है। पहले कुमारी सैलजा और अब दीपेंद्र हुड्डा ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातचीत में सीटों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों के चयन को लेकर डील नहीं हो पा रही। बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं। जिस दिन विनेश फाइनल में गई उस दिन जो घटना हुई पूरा देश दुखी था।
लेकिन कुछ IT सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी। छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। कांग्रेस पहले दिन से ही इनकी बैक पे थी। पूरे देश की पॉलिटिक्स में नौजवानों के लिए बहुत एक टर्निंग पॉइंट है। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामा, जिसके बाद उन्होंने पार्टी में शामिल होने की वजह और अपने एजेंडे को साफ किया। दोनों कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उम्मीद है विधानसभा का टिकट भी जरूर मिलेगा। सियासी संस्कार में ढलते ही सुर भी राजनीतिक हो चले हैं। नए रोल में विनेश फोगाट ने पहला हमला बीजेपी पर किया, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। जो आज बीजेपी की IT सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। विनेश और बजरंग कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो साथ मिला उसकी वजह से वो सियासत में आए। बीजेपी कह रही है कि इसी साथ के सहारे जंतर मंतर पर बैठे थे। ये खिचड़ी तो पहले ही पक चुकी थी। ये तो सीधी स्पष्ट बात है, जो पहलवान आंदोलन कर रहे थे वही पहलवान आज एक पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी को नुकसान दे सकता है, पर बीजेपी के लिए चिंता का सबब पार्टी के बागी भी हैं। बीजेपी इसी डैमेज कंट्रोल में लगी है। बगावत करने वालों में नाराजगी कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष कर्णदेव काम्बोज और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जब आमना सामना हुआ तो काम्बोज ने सीएम से हाथ मिलाने तक से इनकार कर दिया। कर्णदेव काम्बोज ने कल बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। कर्णदेव काम्बोज इंद्री विधानसभा से टिकट कटने से नाराज हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है मुझे वो बताएं, और अगर वो बताएंगे मैं उससे सेटिस्फाई होऊंगा तो मैं पार्टी का सहयोग करूंगा। पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को जो हर तरह से पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, ऐसे पार्टी के ऐसे व्यक्ति को टिकट दे करके कार्यकर्ताओं का अपमान करने का दोनों सीटों पे नुकसान होगा। ये जो है ना स्वीकार नहीं होगा। दोनों सीटें आ रहेंगी, बिल्कुल आ रहेंगी, नहीं आ रहेंगी तो हमारे वो। हालांकि सीएम नायब सैनी कह रहे हैं कि वो कर्णदेव काम्बोज को मना लेंगे, पर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पार्टी के भीतर की लड़ाई पर मजे बाहर वाले भी ले रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा कि अभी तो और होंगे, क्योंकि बीजेपी का आम साधारण कार्यकर्ता वो भी इस बात को पहचान गया है कि भाजपा की पार्टी के अंदर ना तो सम्मान मिल रहा, ना भाजपा का हरियाणा के अंदर कोई भविष्य दिख रहा। दूसरी तरफ कांग्रेस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत हो रही है। हालांकि अब तक गठबंधन को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी और देश की अन्य पार्टियों में एक फर्क है, हम हमारी प्रक्रियाएं जो कमरे के भीतर चल रही होती है वो भी आपसे साझा कर देते हैं। शायद अब वो नहीं करनी चाहिए। तो वो प्रक्रियाएं हैं, चर्चा चलती रहती है। अब चर्चा के ऊपर आप सवाल पूछो, फिर सवाल पे फिर चर्चा हो, फिर उस चर्चा पे फिर सवाल हो, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। तो जब निष्कर्ष पे किसी भी निर्णय पे पहुंचेंगे तब आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हरियाणा चुनाव में टिकटों को लेकर बीजेपी में तो कलह मची हुई है और माना जा रहा है कि कांग्रेस की लिस्ट आने पर वहां भी कोहराम मचना तय है। फिलहाल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और रूठों को मनाने की कोशिशें भी जारी हैं। शंका इस बात की है कि कहीं मनाने में
ज्यादा देर न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपके जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स 1017 अंक गिरकर 81,184 पर बंद हुआ। इसके साथ ही निफ्टी में भी 293 अंक फिसलकर 24,852 पर आ गया। इस दौरान सेंसेक्स के 23 और निफ्टी के 42 शेयरों में गिरावट रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। सोना 100 रुपए महंगा हो गया और दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 74,200 रुपए पर आ गई। सोने के साथ साथ चांदी भी 1,200 रुपए महंगी हो गई और अब 1 किलो चांदी की कीमत 85,800 रुपए पर पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को नोटिस जारी किया है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने लोन फ्रॉड मामले में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी को अवैध बताया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर जवाब मांगा है। बता दें कि चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को सीबीआई ने 23 दिसंबर 2022 को वीडियोकॉन आईसीआईसीआई बैंक लोन मामले में गिरफ्तार किया था। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें होंगी जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात आईएएस अफसर अभिनव गोपाल की होगी, जिन्होंने एस्टोनिया में हुए ट्रायथलॉन में आयरन मैन का विश्व खिताब अपने नाम कर लिया है। दुनिया के सबसे मुश्किल मैराथन ट्रायथलॉन में आईएएस अभिनव गोपाल ने कमाल कर दिखाया है। 226 किलोमीटर लंबी इस मैराथन में अभिनव ने दुनिया के सभी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। देखिए आईएएस अभिनव गोपाल की ये सफलता की कहानी। गाजियाबाद में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात अभिनव गोपाल ने 7 समुंदर पार भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने यूरोपियन कंट्री एस्टोनिया में 24 अगस्त को हुई ट्रायथलॉन में आयरन मैन का खिताब जीता। बड़ी बात ये कि अभिनव गोपाल ये उपलब्धि हासिल करने वाले देश के पहले आईएएस अफसर भी हैं। प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ अभिनव ने अपने सपने को भी पूरा किया और दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रायथलॉन में आयरन मैन की उपलब्धि हासिल की। मुश्किल इसलिए क्योंकि एस्टोनिया में 226 किलोमीटर लंबी ट्रायथलॉन हुई थी, जिसे अभिनव गोपाल ने सबसे कम समय 14 घंटे में पूरा कर लिया। आयरन मैन एक ट्रायथलॉन की, जैसा आपने बताया कि ट्राई मतलब 3 इसमें स्पोर्ट होते हैं। इसमें स्विमिंग होती है, इसमें साइकिल होती है, इसमें रनिंग होती है। और अगर डिस्टेंस वाइज देखें तो आयरन मैन डिस्टेंस वाइज जो है आयरन मैन कहा जाता है, क्योंकि ये सिंगल डे टफेस्ट चैलेंज कहा जाता है एज फार एज एंड्योरेंस स्पोर्ट्स इज कंसर्न। और उसमें 3.8 किलोमीटर आपको स्विम करना होता है, 180 किलोमीटर आपको साइकिल चलानी होती है और इसके बाद आपको 42.2 विच इज अ फुल मैराथन ऑफ रनिंग जो आपको रन करना होता है। तो इन तीनों का जो मिश्रण होता है ट्राई, तो इसको ट्रायथलॉन कहा जाता है। और इन डिस्टेंस को जब हम कवर करते हैं तो वो आयरन मैन ट्रायथलॉन की श्रेणी में आता है। अभिनव गोपाल न सिर्फ मैराथन की दुनिया में अव्वल हैं, बल्कि उन्होंने यूपीएससी क्लियर करने से पहले आईआईटी मद्रास से बीटेक किया और पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने ट्रायथलॉन में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। मैं कॉलेज के टाइम में हमारे जब मैं आईआईटी चेन्नई में पढ़ता था, आईआईटी मद्रास में पढ़ता था, तो वहां पर इंस्टीट्यूट ट्रायथलॉन हुआ करती थी। तो ट्रायथलॉन का पहला फ्लेवर जो मुझे मिला वो मेरे कॉलेज में मिला और वहीं से मुझे पता चला कि ट्रायथलॉन में अगर आप आगे जाएंगे तो आपको हाफ आयरन मैन और आयरन मैन की भी आप कर सकते हैं। बिकॉज तभी था कि जब इंडिया में थ्रू मिलन सोमन एंड अदर पीपल जब आयरन मैन को पता चला कि हाँ ये भी एक चीज ऐसी होती है, तो वो 2013-14 की बात थी जब फर्स्ट टाइम लोगों ने इसको सुनना शुरू किया था और तब मैं कॉलेज में ही था। तो जब मैं ट्रायथलॉन जब मैंने इंस्टीट्यूट में करी और इत्तेफाक से मैं 2 साल वहाँ जीता भी था ट्रायथलॉन को, तो तब मुझे लगा कि नहीं, दिस इज समथिंग विच आई कैन डू।
आयरन मैन अभिनव गोपाल बताते हैं कि करियर संवारने के लिए जितनी पढ़ाई जरूरी है, उतनी ही शारीरिक और मानसिक फिटनेस के लिए एक्सरसाइज भी है। और ये बात अभिनव के आयरन मैन बनने के सफर में भी झलकती है, क्योंकि उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ अपने सपनों को भी जिया है। एज एन IAS ऑफिसर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है सोसाइटी की तरफ, तो उसको मैनेज करते हुए, उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ अपने पैशन को, जैसे मैंने कहा कि पैशन है, पैशन को लगातार फॉलो करना चाहिए। आपकी जिंदगी में एक फ्रेशनेस हमेशा बनी रहती है, एक बैलेंस बना रहता है, मेंटली आप स्टेबल रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं। पहले IITN, फिर IAS अफसर से लेकर आयरन मैन तक का खिताब अभिनव गोपाल की सफलता की कहानी के अहम पड़ाव हैं। जाहिर है अभिनव गोपाल की ये उपलब्धि युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो अपने करियर के साथ साथ सपनों को भी पंख लगाने में जुटे हैं। गाजियाबाद से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी वर्किंग बैचलर्स की, जो अपना जीवन साथी चुनने के लिए डेटिंग का सहारा लेते हैं, लेकिन वे ऑफिस के कामकाज में इतना फंस जाते हैं कि ठीक से डेटिंग के लिए समय नहीं निकल पाता। लेकिन दुनिया में एक कंपनी ऐसी भी है जिसने युवाओं के इस मुश्किल को समझा है। दरअसल थाईलैंड की मार्केटिंग एजेंसी व्हाइट लाइन ग्रुप ने अपने स्टाफ के लिए डेटिंग लीव देने का अनोखा कदम उठाया है। कंपनी ने डेटिंग पर जाने वाले स्टाफ के लिए टिंडर लीव की शुरुआत की है, जिसके बाद कंपनी की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। कंपनी की तरफ से दी जाने वाली इस अनोखी छुट्टी का मकसद अपने कर्मचारी की भलाई और खुशी को बढ़ाना है। जानकारी के मुताबिक जुलाई से दिसंबर तक चलने वाली इस पहल के तहत कर्मचारी किसी भी समय डेटिंग के लिए छुट्टी ले सकते हैं। खास बात यह है कि इस छुट्टी के लिए कर्मचारी को कंपनी की तरफ से पेमेंट भी किया जाएगा। हालांकि थाईलैंड की कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि कर्मचारियों को डेटिंग के नाम पर कितने दिनों की छुट्टी मिलेगी। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को अपनी टेंडर लीव के लिए आवेदन करने से 1 हफ्ते पहले नोटिस देना होगा। व्हाइट लाइन ग्रुप ने अपने एक लिंक्डइन पोस्ट में कहा है कि हमारे कर्मचारी टेंडर लीव का इस्तेमाल किसी के साथ डेटिंग के लिए कर सकते हैं। जब एक कर्मचारी ने काम की वजह से डेटिंग के लिए समय नहीं मिल पाने की शिकायत की, तो कंपनी ने इस अनोखी पहल की शुरुआत की। कंपनी मैनेजमेंट ने एक स्टडी का हवाला देते हुए कहा है कि प्यार में होना खुशी को बढ़ा सकता है, जिसका असर काम पर भी दिखता है। अगर कर्मचारी जब डेटिंग के बाद वर्क प्लेस में आता है, तो वो दुगनी ऊर्जा से काम करेगा, जिसका फायदा कंपनी को भी मिलेगा। कंपनी ने यह भी ऐलान किया है कि वो कर्मचारियों के लिए 6 महीने तक के टिंडर गोल्ड और टिंडर प्लैटिनम सब्सक्रिप्शन का खर्च भी उठाएगी। कंपनी की डेटिंग को बढ़ावा देने की इस अनोखी पहल को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिल रही है। इस मुद्दे पर दिल्ली के युवा क्या सोचते हैं, इसके लिए हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ये थाईलैंड में भी पॉसिबल हो, बट मेरे ख्याल से इंडिया में अभी इतना पॉसिबल नहीं सकता, क्योंकि इंडिया थोड़ा सा कल्चरल चीज है। यहाँ पे लोग अभी भी लाइक यहाँ पे देखेंगे, गांव में जाएंगे तो औरतें अभी भी साड़ी में रहती हैं और बहुत तहजीब के साथ रहती हैं। तो इसको भी इंडिया में अगर ऐसे लाएंगे तो ये मुझे नहीं लगता वो सक्सेसफुल होगा। इसकी जगह हम कुछ और तरीका ढूंढ सकते हैं। उन्हें लाइक एम्प्लॉय को कहीं प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए लाइक उन्हें कुछ और घूमने के लिए दे दें, या घूमने का कुछ ट्रिप दे दें कि आप बाहर इंटरनेशनल ट्रिप दे दें कोई, तो लाइक ये सब कर सकते हैं। बट ये इंडिया में मेरे ख्याल से तो नहीं लगता कि अभी पॉसिबल हो सकता है। होना चाहिए चीज़, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया हो रहा है, तो हमारे इंडिया भी ये कल्चर अगर एक्सेप्ट करेगी तो सही होगा। यहाँ के लोग भी मतलब डेटिंग कल्चर अगर एक्सेप्ट करेंगे तो इन्हें भी थोड़ा रिलेशनशिप में आने का मौका मिलेगा। और पेड लीव मिल रही है तो उन क्लाइंट के लिए भी बहुत अच्छा है। और फिर ऐसा भी होगा, अगर कंपनी उन्हें ये चीज़ प्रोवाइड कर रही है तो वो भी कंपनी को अच्छा बेनिफिट देंगे, उनके लिए अच्छा काम करेंगे, वो भी अपना पूरा एफर्ट डालेंगे कंपनी के लिए, तो कंपनी करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि या तो कंपनी कुछ ऐसा कर दे कि उसे कुछ फॉरेन वगैरह में या वहाँ पे घूमने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी दे, जिससे उसका माइंड फ्रेश हो जाए, और थोड़ा जो वर्किंग टाइम है वो कम कर दे, तो शायद ये इट विल बी बेटर फॉर एम्प्लॉय। देखो जी, ऐसा है डेटिंग में अगर हम जा रहे हैं, लीव दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि इससे क्या है कोई गलत प्रभाव ना हो जनता के ऊपर। अगर जनता के ऊपर कोई गलत प्रभाव हो रहा है इससे, तो ये गलत होगी मेरे हिसाब से। BSNL यूजर्स के लिए अच्छी खबर। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही कुछ और खबरों को जानने और समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली।
मशहूर टाइम मैगजीन ने साल 2024 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जगत के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, नंदन नीलकर्णी और अनिल कपूर समेत कई भारतीयों के नाम शामिल हैं। इनके अलावा इस सूची में ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला भी हैं। 100 हस्तियों की सूची में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले लोगों को शुमार किया गया है। बीएसएनएल और एमटीएनएल के यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। दरअसल जल्द ही बीएसएनएल देश के और दूसरे हिस्सों में 4G टावर को अपग्रेड करेगी। कंपनी ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी। इसमें कहा गया है कि सुपरफास्ट कनेक्टिविटी के लिए तैयार रहें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका मकसद पारदर्शिता, सुरक्षा और जवाबदेही तय करना है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।